हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। अनुज, जयंता, करण, शालिनी, साहिल, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अनटिल और अनलेस और वो सब कल हमने पूरा टाइम लेके अच्छे से कर लिया। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना था जो मैंने आपको बताया था, नोट वाला। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अनुज, राहुल, विपन, लक्ष्य, आयुषी, वेद, हिमांशु, संगम, नीतू, सारे रिया, सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट किया जाए। कुंभ की धरती से प्रणाम। खुश रहिए सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल ओके। हाँ, थैंक यू जितने भी स्टूडेंट्स ने हैप्पी एनिवर्सरी विश किया था, सबको थैंक यू। कल नहीं था, 5th को था, 5th फरवरी को था, जिस दिन हम लोग का ऑफिस छुट्टी था, जिस दिन वोटिंग था उसी दिन था। वो तो हमारी टीम ने कल मुझे सरप्राइज दे दिया था, स्टूडियो के अंदर अपना कुछ कुछ कर रहे थे। चलो स्टार्ट किया जाए। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब स्टार्ट किया जाए। कल हम लोगों ने ये डिटेल में पढ़ दिया था ना, अब चलो इधर उधर की बात नहीं करते। इफ पढ़ा था कल। कल हमने बहुत डिटेल में सब चीज कवर किया था। कल का पूरा क्लास इसी पे था। अनटिल किया था, अनटिल टाइम बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है, अनटिल अनलेस के साथ नॉट मत लगाना, अनटिल अनलेस वाले भाग में भी विल मत लगाना, ये सब किया। फिर हमने किया था इफ, कंडीशन भी बताता है और इफ डाउट के लिए भी यूज करते हैं। इफ के साथ हम नॉट लगा सकते हैं, लेकिन अनलेस भी कंडीशन बता सकता है, उसके साथ नॉट नहीं लगाएंगे। इफ डाउट का सेंस भी आता है, वेदर भी डाउट बताता है। ठीक है, अगर और नॉट आ गया तो उसके साथ इफ मत लगाना, वेदर लगाना। और दैट हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, हम जिस चीज के लिए श्योर है। ये सब हमने लास्ट क्लास कवर किया था। लास्ट क्लास हम लोगों ने इसको कवर कर लिया था। ओके, अब मुझे थोड़ा सा नोट वाला पार्ट करवाना था। ओके, ये देखो, इन केस, इसको लिख लीजिए। इन केस इफ इट रेन्स, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है ये सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या है? सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी। अननेसेसरी मतलब अनावश्यक। इफ का इन केस का मतलब भी होता है अगर, और इफ का मतलब भी है यदि और अगर। दोनों एक ही चीज बता रहा है, तो दोनों में से किसी एक को यूज कर लो। या तो इन केस रखो या तो इफ रखो, या तो ऐसा भी बोल सकते हो इन केस इट रेन्स, या इन केस हटा के इफ इट रेन्स। दोनों एक साथ यूज नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही चीज बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। हाँ, कल का भी कुछ बचा हुआ यही वाला था। सपोजिंग, सपोजिंग का मतलब है यदि, और इफ का मतलब भी यदि। यदि वो लेट हो जाता है तो मैं इस काम को करूंगा, तो कोई भी एक रखो। सपोजिंग ही इज लेट रखो या इफ ही इज लेट, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों सेंटेंस में एक साथ यूज नहीं करेंगे। ओके, देन इफ ही कम्स लेट देन आई विल अटेंड द पार्टी। पहले आप लिखते जाओ, इसमें और भी लिखती हूँ। व्हेन ही कम्स then I will go. Since he was busy, therefore he couldn't come. Yeah. As he was, अच्छा as वाले को मैं अलग से करवाऊं। ओके, एक as वाला अलग से करेंगे, पहले ये लिख लो। As he was busy, therefore he couldn't come. बिजी था इसलिए नहीं आया। सब सेंटेंस लिखिए पहले।
लिख लिया सबने? ओके चलो अब ध्यान दो। इफ ही कम्स, अगर हिंदी में हम बोलते हैं ना यदि वो आएगा, अगर वो आएगा तब मैं जाऊंगा, ये अगर मगर हिंदी में हो जाता है बट इंग्लिश में नहीं। इफ के साथ कभी भी देन यूज नहीं होता है, इस चीज को याद रखना है। कभी भी डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी लिख रहे हो तो याद रखना इफ के साथ देन मत लगाना, देन हटा दो। इफ ही कम्स कॉमा लगा दो, कंजंक्शन हटा के कॉमा लगा दो। when he comes then I will go, जैसे if के साथ then नहीं होता है वैसे ही when के साथ भी then हिंदी में होता है जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, जब तब हिंदी में होता है, इंग्लिश में नहीं। since he was busy, since ऑलरेडी कारण बता रहा है, चूंकि वो बिजी था इसलिए नहीं आया, तो since ऑलरेडी कारण बता ही रहा है तो therefore भी मत लगाओ। therefore का मतलब भी है इसलिए, कारण बता रहा है, कॉमा लगा दो। उसी तरह as भी कारण बता रहा है तो फिर से इसके साथ देयरफॉर मत लगा, कॉमा लगा दे। ये सब सुपरफ्लुअस। अनलेस वाला पारल से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आप बोलोगे ना मैम अनलेस वाला फिर से एक बार बताइए तो बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, अनलेस वाला एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो एस के साथ भी देयरफॉर नहीं लगता है, दोनों कारण बता रहे हैं। और सिंस के साथ भी देयरफॉर मत लगाना, सिंस ऑलरेडी सिंस कारण बता ही रहा है, चूंकि ही वो बिजी था इसलिए नहीं आ पाया, और यहाँ इसलिए भी कारण बता रहा है तो नहीं लगाना। उसी तरह एज वाले में भी नहीं लगाना। ओके रुको मैं एक बार रिफ्रेश करती हूँ कि आपका कमेंट ना लेट से आ रहा है। चलो अब ठीक है। और कभी कभी ना ये साइड में जहां पे आपने अनटिल और अनलेस लिखा है ना वहां पे साइड में लिख सकते हैं जहां पे कि अनटिल और अनलेस वाक्य में एक साथ भी आ सकता है। अनटिल और अनलेस एक फ्रेज के रूप में एक साथ आ सकता है, हम एक साथ यूज कर सकते हैं जहां पे हम थोड़ा सा टाइम पे भी दबाव डाल रहे हैं और कंडीशन पे भी। अनटिल एंड अनलेस ही वर्क्स, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा ही विल नॉट सक्सीड। तो ऐसा कोई एरर नहीं है। ये मत सोचना कि मैम अनटिल तो टाइम बताता और अनलेस तो कंडीशन बताता है, तो कैसे दोनों एक साथ आएगा। आ सकता है, अनटिल और अनलेस एक फ्रेज होता है, हम दोनों को एक साथ भी यूज कर लेते। ओके अब मुझे एक चीज और बताना फिर मैं आगे बढ़ूंगी। 6th नंबर था ना, अब 7th लिखो। एज ही वॉज बिजी, देयरफॉर नहीं लगता है, एज भी कारण बताता है देयरफॉर भी कारण बताता है। सो लगा रहे, एज ही वॉज बिजी सो ही वॉज लेट, चूंकि वो बिजी था इसीलिए लेट हो गया। और दूसरा एज यू सो शैल यू रीप, पहले आप लिखो इसका मतलब समझा रही। ऊपर वाला में एस के साथ सो गलत है, इसके जगह कॉमा आएगा। यहाँ एस के साथ सो नहीं लगेगा बट यहाँ एस के साथ सो करेक्ट। अब पहले लिख लो फिर मैं समझाती हूँ। एग्जाम में ना अनटिल अनलेस में एक नॉट मत लगाना उसके साथ, और एक कंडीशनल वाला याद रखना है कि उसके साथ विल मत लगे।
हाँ, मैंने इन केस को एक्सप्लेन कर दिया था। आप लोग लेट से आ रहे हो आज। देखो यहाँ पे ना एस के साथ सो गलत क्यों है? एज ही वॉज बिजी, चूंकि चूंकि वो बिजी था, ये कारण बता रहा है, इसलिए नहीं आएगा। एज भी कारण बता रहा है और सो भी कारण बता ही रहा है। चूंकि वो बिजी था इसलिए नहीं आया, तो जब एज कारण बता ही रहा है तो उसके साथ सो मत लगाना। बट यहाँ सो का मतलब और एज का मतलब अलग है। यहाँ एज का मतलब क्या है ना, ये एक कहावत है, जैसा बोगे वैसा पाओगे। सुना होगा ना, एज यू सो का मतलब है बोना, और फसल को, बीज को बोना, और ये है फसल को काटना। तो जैसा बोलते हो कि जैसा बोगे वैसा पाओगे, तो यहाँ एज कोई कारण नहीं बता रहा है, ठीक है? तो जैसा वैसा यहाँ पे सही है, बट यहाँ तो एज कारण बता रहा था, फिर से सो मत लगा। चलो ये वाला हो गया, ये वाला तो हो गया। इन केस वाला हो गया। सो का मतलब है बोना, सीड्स को जमीन पे सो करते हैं ना। रीप का मतलब है काटना, फसल काटना। भगवान ही फॉर वेदर का एग्जाम्पल नहीं करवाया, करवा दिया, एग्जाम्पल्स में दिया था। मुझे लग रहा है ना ये सब एक चैप्टर पे पूरा पीएचडी करेंगे सब। आ जाओ, बोथ और बोथ, इसको छोड़ो, आप ऐसे लिखोगे। अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं। बोथ, बोथ के साथ एग्जाम में लगा देते हैं और। दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्शन है। बोथ का मतलब है दोनों, और का मतलब है दो में से कोई एक। तो ये दोनों, ये गलत हो गया ना। बोथ में जब हम दोनों की बात कर रहे हैं तो कहां से दो में से एक हो जाएगा? बोथ के साथ और लगा देते, गलत है। बोथ के साथ एग्जाम में आपको एज वेल एज लगा के दे देते, गलत है। बोथ के साथ विथ लगा देंगे, बोथ के साथ टुगेदर विथ लगा देते, सब गलत है। बोथ के साथ अलोंग विथ लगा देते, सब ऐसा एरर में लगा लगा के दे देंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत। बोथ के साथ हमेशा कौन सा कंजंक्शन आता है? दैट इज एंड। ये सब एग्जाम में गलत गलत वाला लगा के दे देंगे, ठीक है? और दूसरा दूसरा एक और वर्ड है बिटवीन, ठीक है? बिटवीन के साथ, बिटवीन दो के बीच का है ना, तो बिटवीन के साथ और लगा देंगे, गलत है। बिटवीन के साथ टू लगा देंगे, गलत है। बिटवीन भी हमेशा बोथ की तरह अपने साथ एंड लेता है, तो ये जो बोथ है ये भी अपने साथ एंड लेगा, ये जो बिटवीन है ये भी अपने साथ एंड लेगा। फटाफट आप इसको इसको तो याद रखना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं याद है, इसमें बस आपको याद रखना है। पढ़ा कुछ और रही हूँ, पूछ कुछ और रहे हो। सीइंग द डॉग, द चिल्ड्रेन, अभी मैंने आपको वर्ब नहीं पढ़ाया है ना। द चिल्ड्रेन रैन अवे। अब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट चेक करने के लिए अपना वर्ब देखो। वर्ब रैन है, और ये रैन किसके लिए लगा? डॉग नहीं भागा, भागा तो बच्चे है ना, ये सब्जेक्ट है। ओके, और सीइंग बताऊंगी पार्टिसिपल है, डॉग को देखते ही बच्चे भाग गए, पार्टिसिपल है। चलो ये हो गया, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि बोथ के साथ और मत लगाना, विथ अलॉन्ग विथ मत लगाना, एंड लगाना। उसी तरह बिटवीन के साथ और लगा के दे देंगे, बिटवीन के साथ टू लगा के दे देंगे, बिटवीन के साथ एंड लगाना। लेकिन हम फ्रॉम के साथ टू लगा सकते हैं, ठीक है? फ्रॉम, फ्रॉम 2 PM टू 3 PM, बिटवीन के साथ ये लिख लीजिएगा। बिटवीन के साथ तो हम एंड लगाते हैं, बट फ्रॉम के साथ टू लगता है, ठीक है? फ्रॉम के साथ टू लगेगा। अब आ जाओ, क्वेश्चंस देखो। बोथ द रिच along with the poor are responsible for a great many vices with which our society as well as our country is inflicted। गरीब और अमीर दोनों जिम्मेदार है। हमारे सोसाइटी में जितनी भी बुराई है ना, वाइसेस का मतलब है बुराई, जितने भी हमारे सोसाइटी में पाप और डिमेरिट्स है, अवगुण है, उसके लिए सब लोग जिम्मेदार है। हाँ, तो कहाँ पे एरर है?
कौन वाला एरर है? अच्छा, एरर तो यहाँ पे है कि बोथ के साथ हमें अलोंग विथ नहीं लगाना है, बोथ के साथ एंड लगाना है। ठीक है, बोथ के साथ एंड लगाना, तो एरर मतलब ए पार्ट में ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए पार्ट में, अलोंग विथ नहीं है। कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे ये देख के कि मैम बोथ के साथ तो एज वेल एज भी तो नहीं आता है, तो ये वाला को एरर क्यों नहीं किया, ये बता रही हूँ मैं। मैंने लिखा राम, बोथ राम as well as both Ram as well as Mohan did the work, दोनों ने मिलकर इस काम को किया। और फिर मैंने लिखा राम as well as Mohan did the work। ठीक है, ये देखो अकेला एज वेल एज वाक्य में आ सकता है। ठीक है, अकेला एज वेल एज को हम यूज कर सकते हैं, बट बोथ आ गया, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आएगा, बोथ के साथ एंड आएगा। तो यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे विच अवर सोसाइटी एज वेल एज, तो यहाँ सोसाइटी एज वेल एज कंट्री, तो यहाँ पे तो बोथ, यहाँ पे बोथ नहीं लगा है ना। अगर ऐसा रहता यहाँ पे बोथ लगता, बोथ आवर सोसाइटी एज वेल एज आवर कंट्री, तब यहाँ पे रॉन्ग होता है। ठीक है, क्योंकि बोथ के साथ हम एज वेल एज नहीं लगाते, एंड लगाते, बट यहाँ तो एज वेल एज अकेला है, अकेला तो आ ही सकता है, बोथ के साथ नहीं लगाना, तो एरर इस पार्ट में, तो कंफ्यूज मत होइए। दूसरा, फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए आपको बोथ इंग्लिश एज वेल एज चाइनीज का नॉलेज चाहिए। यहां भी वही एरर है। ठीक है, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता है, अकेला एज वेल एज आ सकता है। इंग्लिश एंड चाइनीज, थोड़ा सा स्पीड में लिख लीजिएगा। अरे कंडीशन के लिए ना बहुत चीज लगा सकते हैं। इन केस, इन केस का मतलब है अगर, अगर, अनलेस का मतलब भी होता है अगर, उसी में फंसे हुए, अगर, और इफ का मतलब भी होता है अगर, अगर, सबका मतलब अगर के सेंस में जाता है, और सब कंडीशन बताता है। ठीक है, इन केस ही इज लेट, अगर वो लेट हो जाता है ना, तो मैं इस काम को करूंगा, आई विल डू द वर्क। आप बोल रहे हो कि मैम इन केस के जगह हम यहाँ पे अनलेस लगा देंगे, नहीं लगा सकते। अनलेस भी कंडीशन बताते, नहीं लगा सकते, क्योंकि अनलेस वाला सेंटेंस में एक नेगेटिव जाता है ना। अनलेस का मतलब है जब तक, यहाँ जब तक का सेंस जा रहा है, जब तक वो लेट हो जाएगा मैं इस काम को करूंगा, ये तो नहीं जा रहा है। ओके, अनलेस वाला सेंटेंस में एक पार्ट वाला नेगेटिव जाता है ना, तो यहाँ तो नेगेटिव नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे आप अनलेस नहीं लगा सकते हो, इफ लगा सकते हो। ठीक है, इफ वाला पार्ट में दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, और अनलेस की दुनिया से बाहर निकलिए, थोड़ा सेंटेंस देखना है। जब तक वो लेट होगा मैं इस काम को करूंगा, नहीं अगर वो लेट हो जाता। ओके, वो समझ गए होंगे। बोथ पर्सनालिटी, ये सब सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। बोथ पर्सनालिटी एज वेल एज एक्सटर्नल लुकिंग वेरी ग्रेटली बिटवीन द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो सब लिखने की जरूरत नहीं है, 2 एग्जाम्पल लिख लिया है ना, 2 एग्जाम्पल लिख लिया है, अब नहीं लिखना है। द चॉइस इज बिटवीन, आपके पास चॉइस है कि या तो
या तो शान से मरो या शर्मिंदगी से जियो। तो ये वाला मत लिखिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपने 2 लिख लिया है, अब नहीं लिखना है, एक ही एग्जाम्पल बार बार नहीं ये लिख सकते। बिटवीन के साथ भी और लगा दिया, बिटवीन के साथ एंड लगाना है, सब एग्जाम्पल नहीं लिखना। एग्जाम्पल अलग अलग टाइप का हो ना तब लिखना है। अरे ये तो सही है, यहाँ तो बिटवीन लगा है ना, बिटवीन के साथ, बिटवीन भाई एंड बहन, बिटवीन के साथ तो एंड लगा है, सही है, बोथ के साथ एंड लगाना था। यहाँ भी देखो बिटवीन के साथ एंड लगाना, और नहीं आएगा। ये भी हो गया। द चॉइसेस, आपके पास चॉइस है, या तो सम्मान से मरिए या तो शर्मिंदगी से लाइफ बिताना। नेक्स्ट, बिटवीन 1944 to 1947 the Chinese nationalists ruled in the southern and eastern regions of the world। तो बिटवीन के साथ हम टू नहीं लगाते, बिटवीन के साथ एंड लगाते हैं। एंड या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, या हम एरर तो यही पार्ट पे है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम टू को टू रखते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं, फ्रॉम 1944 टू 1947। अगर टू रखने का मन है ना तो बिटवीन को फ्रॉम में बदल दो, फ्रॉम के साथ टू लगा देते, लेकिन अगर बिटवीन रखने का मन है तब तो टू को एंड में बदलना होगा। ओके, दोनों कर सकते हैं। सपोज अगर मैंने लिखा, तो और भी सेंटेंसेस नहीं, और नहीं या नहीं पे लिख रही, मैंने लिखा मीट मी बिटवीन 2 to 3 PM, 2 से 2 PM के बीच में मेरे से आप मिलो आके, तो ये गलत है। बिटवीन के साथ क्या होगा, बिटवीन के साथ टू नहीं होता है, बिटवीन के साथ एंड होता है, ठीक है। जब भी बिटवीन और एंड आ जाता है ना, जब भी बिटवीन और एंड आ जाता है तो उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है। बिटवीन के साथ जो हम एंड लगाते हैं ना उसका मीनिंग अलग होता है, और फ्रॉम के साथ जो टू लगाते हैं उसका मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो आप दोनों कर सकते हो, ठीक है, दोनों कर सकते हो। बिटवीन के साथ आपने एंड लगा दिया, या टू रखना है तो बिटवीन को बदल के फ्रॉम में लगा दिया। अगर मैंने आपको बोला कि आप मुझसे 2 से 3 के बीच में आके मिलो, बिटवीन 2 and 3 आके मिलो, तो 2 से 3 के बीच में आने का मतलब क्या है कि आप मेरे से 2:15 भी आके मिल सकते हो, 2 से 3 के बीच में 2:30 भी हो सकता है, 2:45 भी हो सकता है। मैंने आपको एक टाइम इंटरवल दे दिया, इसी बीच आप कभी भी आके मुझसे मिल लो। लेकिन जब भी फ्रॉम, अगर मैंने लिखा कि एग्जाम फ्रॉम, ऐसा लिखा द एग्जाम इज फ्रॉम 2 PM to 3 PM, इसका मीनिंग अलग है। जब भी फ्रॉम के साथ टू आ गया ना, इसका मतलब है यहाँ पे कंटिन्यूटी का सेंस है, ठीक है। यहाँ बिटवीन में तो आप मुझसे 2 से 3 में के बीच में कभी भी आके मिल लो, कंटिन्यूटी में नहीं है। 2:30 में भी आ सकते हो, 2:40 में भी आ सकते हो, 2:15 में भी आ सकते हो। बट जो एग्जाम होता है ना वो रुक रुक कर थोड़ी होता है। एग्जाम जो है लगातार 2 से 3 1 घंटे का है। तो जब भी कंटिन्यूटी का सेंस आए तो आप क्या करोगे, फ्रॉम लगा दोगे, फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम। फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या होता है, अब मुझे बताओ कि बिटवीन के साथ एंड लगाओगे या फ्रॉम के साथ टू लगाओगे, कौन वाला ऑप्शन ज्यादा सटीक होता है, कौन वाला सेंटेंस ज्यादा सटीक होता है? क्योंकि चाइनीज ने लगातार 1940, रुक रुक कर नहीं, ऐसा नहीं है कि 44 से 45 नहीं किया फिर 46 किया, फॉर लगातार रूल किया, 1947 से लगातार रूल किया है, और लगातार का कंटिन्यूएशन जा रहा है ना, तो ये ज्यादा कंटिन्यूटी का है। तो टू को टू रखना, फ्रॉम लगाना, फ्रॉम का सेंस दे देना, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम बिटवीन के साथ हमेशा एंड आएगा,
देख लो सेंटेंसेस मैंने लिखा, शेयर द स्वीट्स, शेयर द स्वीट्स बिटवीन द ब्रदर्स, भाइयों के बीच में, दोनों बिटवीन दो के लिए होता है, भाइयों के बीच में मिठाई बांट दो। अब मुझे बताओ कि ये बिटवीन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, क्या है? ये बिटवीन का पार्ट ऑफ स्पीच बताना कि क्या है। शेयर द स्वीट्स, भाइयों के बीच मिठाई बांट दो। ब्रदर्स नाउन है, द आर्टिकल है, मिठाई नाउन है, द आर्टिकल है, शेयर वर्ब है, क्या है? बिटवीन प्रेपोजिशन है। अरे बिटवीन वर्ब कहाँ से आ जाएगा, बिटवीन प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आता है, ठीक है। और अब बोलोगे कि मैम नाउन के साथ हम प्रेपोजिशन भी लगाते हैं और नाउन के साथ हम एडजेक्टिव भी तो लगाते हैं, नाउन के साथ हम आर्टिकल भी तो लगाते हैं। तो आर्टिकल तो है नहीं, क्योंकि आर्टिकल तो ये है, आर्टिकल में तो तीन चीज आता ही है, अ, एन और द। इसका मतलब है कि ये बिटवीन आर्टिकल नहीं है। क्या ये एडजेक्टिव है? नहीं, बिटवीन कोई विशेषता वगैरह नहीं बता रहा है, तो आर्टिकल नहीं है, यहाँ का बिटवीन प्रेपोजिशन। तो ये जो बिटवीन को कंजंक्शन मत मानना, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है जो कि अपने साथ एंड कंजंक्शन लेता है, ठीक है। बिटवीन एक प्रेपोजिशन है जो अपने साथ एंड कंजंक्शन लेता है, ओके। हम जो ये बिटवीन कंजंक्शन नहीं है, बिटवीन वर्ड के साथ एंड कंजंक्शन का यूज होता है, ओके। बिटवीन कंजंक्शन का काम नहीं करता, बिटवीन तो प्रेपोजिशन है, उसके साथ जो कंजंक्शन लगता है एंड। अब मुझे बोलोगे कि मैम शेयर द स्वीट्स बिटवीन द ब्रदर्स, आपने तो बोला था कि बिटवीन के साथ एंड लगाना है, तो एंड कंजंक्शन लगेगा, बोथ के साथ भी एंड कंजंक्शन लगता है, बिटवीन के साथ भी एंड कंजंक्शन लगता है। तो यहाँ पे आपने क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लगाया ना, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज जुड़ नहीं रहा है, दोनों भाइयों के बीच मिठाई बांट दो, तो यहाँ पे कोई चीज नहीं जुड़ रहा है, तो मैं एंड क्यों लगाऊंगी? लेकिन यहाँ पे जुड़ रहा है ना, 1944 और 47 जुड़ रहा है। जैसे मैंने लिखा बिटवीन राम एंड मोहन, तो यहाँ पे मैं जोड़ूंगी ना, दो लोग जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे तो एंड लगाऊंगी। बिटवीन द ब्रदर्स एंड द सिस्टर्स, ठीक है। बिटवीन द खाली यहाँ पे अगर ऐसा है बिटवीन द ब्रदर्स और आगे जाके सिस्टर्स भी रहते, तो बिटवीन के साथ एंड तब लगाओगे जब दो चीजों को आप जोड़ रहे हो। यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं जुड़ रहा, हर जगह मैं जोड़ रही हूँ 1944 को 47 से, यहाँ पे मैं जोड़ रही हूँ बिटवीन को डेथ और लाइफ को जोड़ रही हूँ, इसलिए एंड लगाया। यहाँ पे मैं बोथ से पर्सनालिटी और लुक्स को जोड़ रही हूँ, ओके। यस, ये वाला तो बिटवीन वाला हो गया, बिटवीन के साथ एंड तब लगाना जब चीज जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है मत लगाना। और लेस्ट वाला तो आपको डिटेल में कल पढ़ा ही दिया है, ओके। लेस्ट हो गया हमारा, ये सब एग्जाम्पल्स दे दिया था आपको। हाँ, अब आ जाओ दो और ऑल। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना था कि ये जो लेस्ट है ना, आपने जहां पे लेस्ट लिखा है वहां पे लिखिए लेस्ट। लेस्ट जहां पे लिखा है वहां पे थोड़ा बहुत तो जगह होगा। लेस्ट इज इक्वल टू अदरवाइज इज इक्वल टू एल्स, ये तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। तीनों का मतलब सेम है, तीनों का मतलब होता है अन्यथा, कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओ, ओके। हम लेस्ट के साथ शुड लगाते हैं, कल पढ़ा था ना आपने, लेस के साथ शुड ही लगेगा। बट इसके साथ कुछ भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, इसके साथ ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, इसके साथ हम कुछ भी लगा सकते हैं। बोथ प्रेपोजिशन नहीं होता है। बोथ से सेंटेंस बनाइए आरिफा, बोथ से सेंटेंस बनाइए, आपको पता चल जाएगा। बोथ से एक सेंटेंस बना के मुझे भेजिए, जब भी आपको दिक्कत हो ना कि मैम इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एक सेंटेंस बना के भेजिए मुझे, कमेंट बॉक्स में सेंटेंस बनाइए। तब तक मैं ये लिख रही हूँ, मैंने लिखा वर्क हार्ड लेस्ट, वर्क हार्ड लेस्ट, लेस्ट के साथ शुड लगा दो, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो, ऐसा नहीं है कि अन्यथा फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड otherwise you will fail। वर्क हार्ड यहाँ पे कई जगह बना के लिख लीजिए,
वर्क हार्ड, जहाँ पे आपने लेस्ट लिखा है थोड़ा बहुत तो जगह हो गई, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, कड़ी मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। तो ये जो है ना तीनों का मतलब सेम है, लेस्ट का, अदरवाइज का, एल्स, इसीलिए मैंने इज इक्वल टू लिखा, लेस्ट इज इक्वल टू अदरवाइज इज इक्वल टू ऑल, सबका मतलब सेम है, कड़ी मेहनत करो और अन्यथा फेल हो जाओगे। बस लेस्ट के साथ हमेशा शुड ही लगाना, लेस्ट के साथ विल कभी मत लगाना, बट ये सब के साथ हम विल लगा सकते हैं, अदरवाइज के साथ कोई भी मॉडल लगा देंगे, एल्स के साथ भी कोई भी मॉडल लग सकता है, बट लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगे। बोथ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, दोनों बच्चे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर मैंने लिखा बोथ आर प्रेजेंट। अब मुझे बताओ कि दोनों में बोथ के साथ भी एंड तब लगाओगे जब स्टूडेंट को किसी और से जोड़ रहे हैं, ओके, किसी और से जोड़ रहे हो। अब मुझे बताओ ऊपर वाला क्या है, बोथ, बोथ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये आर क्या है, आर वर्ब है, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से किया है। तो यहाँ जो आर लगा है ना स्टूडेंट्स के लिए लगा, और ये स्टूडेंट्स नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ का बोथ एडजेक्टिव है। यहाँ का बोथ, बोथ एक ऐसा वर्ड है ना, ठीक है, बोथ एक ऐसा वर्ड है जो वाक्य में एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और वाक्य में प्रोनाउन का भी काम कर सकता है। अगर वो नाउन के साथ आ रहा है तो प्रोनाउन तो नहीं होगा ना, क्योंकि नाउन प्रोनाउन तो एक साथ नहीं होगा, नाउन के बदले प्रोनाउन आता, और दोनों प्रेजेंट थे, दोनों प्रेजेंट है, ये दोनों किसके लिए लगा, इन स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे प्रोनाउन होगी, प्रोनाउन। आर हमारा वर्ब है, वर्ब ने एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट से, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन है, किसी स्टूडेंट टीचर के लिए लगा है, ओके। और एक और एग्जांपल आ रहा है, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन बोथ आर प्रेजेंट। चलो जल्दी से बता दो कि ये बोथ किसके लिए लगा है, राम एंड मोहन के बदले लगा है ना, राम एंड मोहन दोनों प्रेजेंट, तो राम एंड मोहन नाउन है और नाउन के बदले प्रोनाउन। बोथ, आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो नाउन लगा है, तो एडजेक्टिव क्यों नहीं मान रहे हो, अगर नाउन से पहले लगे तब बोथ को एडजेक्टिव मानना है, और यहाँ तो राम एंड मोहन के लिए लगा है, ओके। तो बोथ, हाँ, और देखो दो तीन चीज ध्यान रखना। सबसे पहले एक डिफरेंस बता रही हूं कि अभी मैंने क्या बोला है कि लेस्ट इज इक्वल टू अदरवाइज इज इक्वल टू एल्स, ठीक है। हम अदरवाइज के साथ कोई भी मॉडल लगा लेंगे, एल्स के साथ कोई भी मॉडल लगा लेंगे, लेकिन हम लेस्ट के साथ कोई मॉडल नहीं लगाएंगे। लेस्ट के साथ जब भी लगेगा शुड ही लगेगा और कोई मॉडल नहीं लगेगा। और दूसरा क्या चीज आपको याद रखना है, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, अदरवाइज, otherwise you will not succeed। हम अदरवाइज के साथ नॉट लगा लेंगे, ठीक है, विल भी लगा लेंगे, या वर्क हार्ड एल्स, एल्स यू विल, नहीं तो आप सक्सीड नहीं होगे, नॉट सक्सीड। तो कहने का मतलब है कि अदरवाइज के साथ और एल्स के साथ हम नॉट लगा लेंगे, बट लेस्ट के साथ मत लगाना, लेस्ट के साथ नहीं लगाना, ओके। चलो ये भी हो गया। अब आ जाओ दो और ऑल दो, मुझे पढ़ाने दो, दो और ऑल दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। दो और ऑल दो दोनों सेम है, कोई नंबरिंग डाल लीजिए, दो और ऑल दो, दो के बदले ऑल दो लगा सकते हो और ऑल दो के बदले दो लगा सकते हो। इससे रिलेटेड आपको जो भी नंबर है 5 6 डाल देना। दो और ऑल दो के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है, दो और ऑल दो के साथ यट आता है हमेशा। एग्जाम में क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग इंडियंस है,
हमें हिंदी करने की हैबिट हो गई। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की लेकिन परंतु किंतु फेल हो गया। एग्जाम में बट लगा के देंगे। दो और ऑल्दो के साथ कभी भी बट मत लगाना, दो और ऑल्दो के साथ यट लगाना। दो यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, दो और ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। ये सब इजी वाला है, जिसको जल्दी जल्दी कॉपी करिए, बहुत सारा बचा हुआ। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया, तो आपको लगेगा ना कि लेकिन का सेंस जा रहा है, और दो वाला सेंटेंस हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज होता है। तो यहाँ पे बट मत लगाना, यहाँ पे यट लगाना, यट। दो और ऑल्दो के साथ यट लगाना। लेकिन कभी कभी ना यट नहीं भी लगा होता है, तो आप उसको एरर मत मानना। गलत कंजंक्शन लगा है ना, ये बट क्या है, कंजंक्शन है। तो दो के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है, यट। अगर गलत कंजंक्शन लगा है तो उसको काट के सही करना है। बट कभी कभी हम दो के साथ कोई कंजंक्शन नहीं भी लगाते हैं, बट फिर भी सही है। दो ही वर्कड हार्ड, कॉमा लगा दो, ही फेल्ड। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, बेचारा फेल हो गया। तो कई बार बच्चे ने रट रखा है, ये मेंस के बैच तक बच्चे परेशान रहते हैं कि मैम, और जबकि मैंने पढ़ा दिया है कि दो और ऑल्दो के साथ मैम यट आएगा ना हमेशा। तो दो और ऑल्दो के साथ एग्जाम में बट लगा के देते हैं, उसको हटा के यट लगाना है। ठीक है, यट लगाना। यहाँ मैंने लगाया, यहाँ मैंने लगाया, तो आप बोलोगे यहाँ ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको एरर सोचोगे। आप सोचोगे कि अरे दो और ऑल्दो के साथ तो यट आता है, तो आप कॉमा को हटाकर यहाँ यट लगाने की कोशिश करोगे। ये भी सही है। अगर गलत कंजंक्शन लगा है बट, तो उसको सुधार कर सही करना है। अगर कोई कंजंक्शन नहीं लगाया तो कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है। दो और ऑल्दो कभी कभी बगैर यट का भी कॉमा लगा के भी हम यूज कर सकते हैं, कॉमा लगा के भी यूज किया जा सकता है। और कभी कभी तो कॉमा नहीं भी आता है, और कॉमा का एरर मत मान लेना। फुल स्टॉप, कॉमा और क्वेश्चन मार्क का एरर एग्जाम में नहीं आता है। अगर ऐसा भी आ गया, दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, यही दिमाग में आएगा ना, मैम आपने तो बोला है कि दो और ऑल्दो के साथ अगर बट, जो कि गलत कंजंक्शन है, वो लगा है तो काटकर सही कर देना। बट यहाँ तो कोई कंजंक्शन लगा ही नहीं है, क्यों काटकर सही करोगे। कॉमा भी लगा दिया, दो और ऑल्दो के साथ कभी कभी यट नहीं भी लगाते, कॉमा भी कॉमा से भी काम चल जाएगा। लेकिन एग्जाम में कॉमा नहीं दिया है ना, फिर भी वो करेक्ट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉमा लगाते रहना, कॉमा का एरर नहीं आता, या यट लगाते रहना। यट हम तब लगाएंगे जब बट लगा। तो कभी कभी दो और ऑल्दो हम कॉमा के साथ भी यूज कर लेते हैं बगैर यट का, और कॉमा नहीं भी है तो फिर भी सही है। और तीसरा क्या चीज याद रखना है कि दो के साथ ठीक है बट लगा देंगे, यट तभी करना ना जब बट लगा है, जब कुछ नहीं लगा है कॉमा वॉमा सब चाहिए। और तीसरा आपको क्या चीज याद रखना है, ये तो लिख लिया आपने। तीसरा जो आपके साथ दो और ऑल्दो के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भर भर के एग्जाम्स में आता है, दो और ऑल्दो वाला सेंटेंस हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज होता है। ठीक है, दो और ऑल्दो का यूज हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में यूज होता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब सेंटेंस का एक पार्ट पॉजिटिव जाएगा, दूसरा नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। कड़ी मेहनत की पॉजिटिव, फेल हो गया नेगेटिव। तो ये याद रखना है, दो और ऑल्दो वाला सेंटेंस हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन में। और दो और ऑल्दो का किसी टेंस में भी, अभी टेंस की बात मत करिए, जहां टेंस की बात होगी ना वहां मैं आपको बताऊंगी। अभी अननेसेसरी हर चीज का टेंस मत पूछो, अभी हम लोग कंजंक्शन कर रहे हैं। हम दो और ऑल्दो को किसी भी टेंस में यूज कर लेंगे। यद्यपि वो कड़ी मेहनत करता है फिर भी सफल नहीं होता है, प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर लेंगे। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत किया पास्ट में फिर भी फेल हो गया, तो टेंस अभी मत पूछिए। एल्स के साथ नॉट लगा सकते हैं, अदरवाइज के साथ नॉट लगा सकते हैं, यही चीज तो बता रही थी ना। लेकिन लेस्ट के साथ मत लगाना। अदरवाइज और एल्स के साथ हम कोई भी मॉडल लगा देते हैं, बट लेस्ट के साथ हमेशा शुड। ये चीज तो आपको क्लियर कर ही दिया है। बैच को ना आप लोग बहुत स्लो कर रहे हो। जो चीज मैं अभी तुरंत 2-4 मिनट पहले पढ़ा रही हूँ, फिर से बार बार इसी चीज को पूछ रहे हो, बैच स्लो हो जाएगा। टेंस वगैरह मत पूछिए, जहां टेंस वाला चीज रहेगा ना वहां मैं खुद बता दूंगी कैसे कैसे एरर्स आएगा। इसको हम किसी भी टेंस में यूज कर लेते।
ठीक है, दो और ऑल दो लिख लिया ये। हाँ, अब मुझे इससे क्या चीज बताना था आपको, एक चीज बताना था। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी सेंटेंस आता है, ये जो सिंस वाला सेंटेंस है ना, सिंस और एज और चूंकि वाला सेंटेंस, ऐसा से इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन में यूज नहीं करते। इसका यूज कॉन्ट्राडिक्टरी में सेंटेंस में यूज नहीं होता है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी में नहीं होता। सिंस और एज वाले सेंटेंस में या तो दोनों पार्ट पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों नेगेटिव जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सिंस ही वर्कड, सिंस ही वर्कड ही सक्सीडेड, क्योंकि उसने मेहनत की इसलिए सफल हो गया। तो मेहनत की पॉजिटिव और सफल हो गया पॉजिटिव। और सिंस या एज वाले सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। सिंस ही डिडंट वर्क, चूंकि उसने मेहनत नहीं की इसलिए ही फेल हो गया। फेल होना भी नेगेटिव और वर्क नहीं किया नेगेटिव। तो सिंस और एज वाला सेंटेंस का कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन में यूज नहीं होता है, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। ओके, लेकिन ये जो दो और ऑल दो है, दो और कैसे एरर आएगा बता रही हूँ। दो और ऑल दो वाला सेंटेंस है, इसका यूज हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन में यूज होगा। ये हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट, इसको लिखो, फिर आपके एग्जाम में एक सेंटेंस आया है वो मैं आपको देती हूँ। लेस्ट वाला सेंटेंस शालिनी प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा था ना, लेस्ट वाले को हम प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे थे। लेकिन जो अदरवाइज के साथ, अदरवाइज वाला सेंटेंस है, देखा उसमें मैंने विल लगाया था, एल्स के साथ भी विल लगाया था, तो उसका हम किसी भी टेंस में यूज कर लेते हैं, उसको हम फ्यूचर में भी यूज कर लेंगे, बट लेस्ट वाले को प्रेजेंट में रखना है। ओके, इसको लिखिए पहले। ये क्वेश्चन मैं ढूंढ रही हूँ। एक क्वेश्चन मैं ढूंढ रही थी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ था, ऐसा था, सिंस इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स will help to save ड्राउट। ड्राउट का मतलब है सूखा। अगर हम नदियों को लिंक कर देंगे ना तो हम सूखा से निजात पा सकते हैं। ड्राउट, the government has not paid much attention to this project. The government has
not paid much attention to the project। आजकल ऐसे ही वाला एरर आ रहा है, गलत गलत वहां उस कंजंक्शन की जरूरत नहीं है और लगा दिया। अभी मैंने क्या पढ़ाया कि सिंस वाला सेंटेंस, थोड़ा सेंटेंस को पढ़ो, ठीक है। सिंस वाला सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव जाएगा, उसने कड़ी मेहनत की, पास हो गया, उसने कड़ी मेहनत नहीं की, नेगेटिव और पास नहीं हुआ। अब मुझे बताओ कि क्या ये सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा है? सिंस, चूंकि उन नदियों को यहाँ सिंस का मतलब होता है चूंकि नदियों को लिंक करने पे हम सूखे से निजात पा सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान नहीं दिया है। ये सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है, पहले मुझे बताना। ये सेंटेंस ना कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है। नदियों को लिंक करके हम सूखा से निजात पा सकते हैं, फिर भी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। फिर भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बट फिर भी गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है। और कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंस में हम सिंस का यूज नहीं करेंगे। ऑल्दो यद्यपि हम नदियों को लिंक करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, तो कॉन्ट्रडिक्टरी जा रहा है ना, तो इसमें हम सिंस नहीं लगाएंगे। सिंस तो तब होता है ना, दो या ऑल्दो कुछ भी लगा दो, ठीक है। इसमें सिंस तब होता है ना जब ऐसा रहता है, सिंस नदियों को लिंक करके सूखे के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया है। लेकिन यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, कॉन्ट्रडिक्शन है। दो लगा दो, ऑल्दो लगा दो, कुछ भी लगा दो, दो भी लगा दो और ऑल्दो भी लगा दो। और दो और ऑल्दो के साथ येट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। येट की जगह कॉमा भी आ गया फिर भी सही है, और कॉमा नहीं था, एग्जाम में कॉमा नहीं था, बगैर कॉमा का भी सही। आपको बस याद रखना दो और ऑल्दो का यूज कॉन्ट्रडिक्शन में यूज होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलो ये भी दो और ऑल्दो भी हो गया। चलो देख लो पहले, दो डिफिकल्ट इट इज बट आई विल डू द एट एनी कॉस्ट। यद्यपि ये बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैं इसको करूंगा। और दो और ऑल्दो के साथ, दोनों एग्जाम्पल मत लिखो, कोई एक ही लिखना। दो और ऑल्दो के साथ अगर गलत कंजंक्शन आया है ना, उसको करेक्ट कर दो, येट लगा दो। अगर येट नहीं आता है, कॉमा भी लगा रहता, फिर भी हम येट नहीं लगाते, बगैर येट का कॉमा लगा के भी हम कर सकते हैं, ओके। दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, ये तो वही वाला है। दो के जगह बट के जगह येट लगा दो। और कभी कभी फिर से मत लिखो, येट हटा के कॉमा भी लगा सकते हैं। और कभी कभी कॉमा नहीं लगाया ना, उसको एरर नहीं मानना। आप ये दोनों नहीं लिखोगे, आप ये लिख चुके हो, सिर्फ ऊपर वाला लिखो। अगर पहले से एग्जाम में ऑल्दो आया रहता तो वो नो एरर हो जाता, सही रहता। लिख लिया है सबने दो और ऑल्दो वाला? हाँ, अब आ जाओ एज और सो एज, ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी रूल और नंबर लिख लो, 7 8। एज और कल मैं कुछ एडजेक्टिव्स, कल आफ्टरनून वाले बैच में 1 बजे के बैच में एडजेक्टिव्स करवा रही थी ना, तो वहां भी ऐसा वाला सेंटेंस आया था। जब भी आपको किसी वाक्य में एज और सो एज दिख गया, हम एज और सो एज से क्या करते हैं? हम एज और सो एज से करते हैं कंपैरिजन। और कंपैरिजन दो ही चीज का होता है, या तो हम कंपैरिजन किसी एडजेक्टिव का करते हैं, किसी के गुण का करते हैं, या कंपैरिजन किसी एडवर्ब का करते हैं। तो याद रखना है, ये मैं क्यों बता रही हूँ कि जब भी एक आपको आपका काम आसान करने के लिए कि मैम जब मिक्स्ड एरर्स आ जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इसी का एरर है, नाउन का एरर है कि प्रोनाउन का एरर है। जैसे अनटिल और अनलेस में मैंने बता दिया ना, जहां भी अनटिल अनलेस दिख जाए तो देख लेना, कंडीशन है तो अनलेस लगाना, टाइम है तो अनटिल लगाना। और अनटिल अनलेस वाला सेंटेंस में नॉट नहीं लगेगा, और अनटिल और अनलेस वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट लगेगा। बस 3 ही चीज चेक करना। उसी तरह
उसी तरह जब भी वाक्य में लेस्ट आ गया तो लेस्ट में देख लेना, लेस्ट के साथ शुड लगा है ना, कभी कभी नहीं भी लगाते हैं, बगैर शुड का भी यूज कर देते, बट लगेगा तो शुड। और दूसरा देख लेना, लेस्ट के साथ नॉट नहीं लगता। और तीसरा, लेस्ट का हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो ऐसे ऐसे करके आप सीखोगे ना तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। टॉपिक वाइज एरर में तो आपको पता चल जाता है, बट मिक्स्ड जब आ जाता है सारे चैप्टर्स का तो उसमें आपको वैसे ही करना है। बस ध्यान रखना है कि एज और सो एज को हम कौन से चैप्टर में पढ़े थे। एज और सो एज को हम कंजंक्शन चैप्टर में पढ़े थे। इसका मतलब है कि एज और सो एज से कंजंक्शन का एरर आ सकता है। और एज और सो एज से हम क्या करते हैं, एज और सो एज से हम कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन या तो एडजेक्टिव का होता है, कंपैरिजन या तो एडवर्ब का होता है। इसका मतलब है कि जब भी वाक्य में एज और सो एज दिख गया तो हमारे एग्जाम में तीन इस वर्ड से तीन ही टाइप का एरर आ सकता है। या तो कोई कंजंक्शन वाला एरर होगा, या तो एडजेक्टिव और एडवर्ब वाला होगा। अभी हम तीनों को डील करेंगे। वैसे मैं फिर से इसको आपको एडजेक्टिव एडवर्ब में भी पढ़ाऊंगी, बट कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम कंजंक्शन का एरर कैसे आता है। कंजंक्शन का एरर ऐसा आता है कि ये जो एज है, एज को हम यूज करते हैं पॉजिटिव में भी, पॉजिटिव सेंटेंस ऐसा लिख लो, इट दोनों में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड, ये याद रखना, क्योंकि कई बच्चे पढ़ लेते हैं मैम एज का यूज पॉजिटिव में होता है और सो एज का यूज नेगेटिव में होता है। ऐसा नहीं, एज का यूज इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी। इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंस। बता रही हूँ, एज में कोई दिक्कत नहीं, इसका यूज तो हम दोनों में कर लेते हैं। बट लेकिन जो हमारा सो एज है, ये कंजंक्शन वाला एरर बता रही हूँ, बाद में ये बताऊंगी। जो सो एज है ये हमेशा नेगेटिव में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। लिखो पहले आप इसको। एक तो ये कंजंक्शन वाला एरर हो गया। ठीक है, एक तो ये एरर आएगा, लिख लो पॉजिटिव और नेगेटिव में एज का यूज कैसे पॉजिटिव क्या नेगेटिव बता रही हूँ। और दूसरा एरर क्या आता है, एज और सो एज वाला। नहीं, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन का यूज नहीं है। एज में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता है। जहां कॉन्ट्राडिक्टरी होगा ना वहां मैं बता दूंगी। ऑल्दो में, यट में, बट में, नेवरदिलेस, नॉनदिलेस, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हम कंपैरिजन नाउन का नहीं करते, हम कंपैरिजन या तो एडजेक्टिव का करते हैं या तो एडवर्ब का करते हैं। नाउन का कंपैरिजन थोड़ी करेंगे, किसी व्यक्ति के गुण का कंपैरिजन करेंगे या किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए उनके काम का कंपैरिजन कर। चलो ये हो गया, ये लिख लिया। अब आप बोलोगे कि मैम एडजेक्टिव और एडवर्ब का कैसे एरर आता है। ये जो एज है ना, एज का यूज तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज होता है, और सो एज का यूज नेगेटिव में होता है। और एज और सो एज से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो एज और सो एज के बीच में एक एडजेक्टिव रहेगा या तो एक एडवर्ब रहेगा। एज और सो एज से कल मैंने ये करवाया था आपको 1 बजे के बैच में। और प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड बहुत एरर्स आते हैं इन दोनों के बीच में, एज और सो एज के बीच में या तो एडजेक्टिव रहेगा या तो एडवर्ब रहेगा। तो आप बोलोगे मैम इसका एरर कैसे आता है। तो एज और सो एज के बीच में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा ना, उसका डिग्री पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस की, और यहाँ मैं बात कर रही हूँ पॉजिटिव डिग्री की। बताती हूँ अभी पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। इससे रिलेटेड एग्जाम में 2 एरर आते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपने जूनियर क्लासेस में एडजेक्टिव तो पढ़ा ही होगा। एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट ये सब तो पढ़ा होगा ना। और एक, चलो नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ पढ़ते हैं, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री।
अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ही इज गुड, वो अच्छा है, उसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो रहा है। ही इज बेटर मतलब दो के बीच में अच्छा है। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं है। और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन, इसको हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा बताना होगा। यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन टू, दो लोग या दो चीजों के बीच में। और सुपरलेटिव मतलब सबसे सुपर है, यहाँ पे मोर देन टू। ठीक है, तो याद रखना है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के 3 डिग्रीज होते हैं। एक पॉजिटिव डिग्री में कोई तुलना नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री में तुलना दो के बीच में, और सुपरलेटिव डिग्री में तुलना दो से ज्यादा के बीच में। ओके, तो बफरिंग हो रहा है। रिफ्रेश कर दिया मैंने। अभी ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया है। अभी ओके है। हाँ, तो जरा आप ध्यान से सुनो कि पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन, मैंने लिखा ही इज गुड, अच्छा है। ही इज बेटर, दो के बीच में अच्छा है, गुड बेटर। और बेस्ट मतलब बहुतों के बीच। ठीक है, उसी तरह वो समझदार है, वाइज है, समझदार है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो रही। और वो वाइजर है, दो के बीच में ज्यादा समझदार, और वाइजेस्ट इज सबसे समझदार। और कहीं कहीं पर हम ER और EST नहीं लगाते हैं ना, तो वहां पे मोर लगाते हैं। जैसे कि वो ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं बनता है ना, तो हम मोर लगा दें। दो के बीच में ज्यादा सुंदर है, मोर ब्यूटीफुल है, और ये सबसे ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये सब एडजेक्टिव के डिग्रीज है। ठीक है, एडजेक्टिव का ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव। इसको हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी मुझे बताना है कि पॉजिटिव डिग्री होता क्या है। ठीक है, ये सारे तो एडजेक्टिव्स है, और डिग्री सिर्फ एडजेक्टिव का ही नहीं बनता है। डिग्रीज जो है ये एडवर्ब का भी बनता है। ठीक है, एडवर्ब का भी बनता है। जैसे मैंने लिखा स्लोली, या मैंने लिखा क्विकली, ये सारे एडवर्ब है, इसका भी डिग्री बनता है। स्लोली में कोई कंपैरिजन नहीं है, और मोर स्लोली मतलब दो के बीच में ज्यादा धीरे है, ये दो के बीच में ज्यादा तेज है। ठीक है, और जो बहुत तेज है तो वहां पे लिखेंगे मोस्ट स्लोली और मोस्ट क्विकली। बस मेरे को ये बताना था ना कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, और सुपरलेटिव क्या होता है। ये आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव क्या। पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं, कंपैरेटिव में दो के बीच में, और सुपरलेटिव में दो से ज्यादा के बीच में। और डिग्री सिर्फ एडजेक्टिव का ही नहीं बनता है, डिग्रीज एडवर्ब का भी बनता है। स्लोली और ये सारे ना एडवर्ब है, तो एडवर्ब का भी हम कंपैरिजन करते हैं। किसी व्यक्ति के गुण का भी कंपैरिजन करते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा किस तरह से वो काम किया जा रहा है उसको भी करते हैं। तो एज और सो एज सबसे पहले देख लेना, कंजंक्शन वाला एरर। एज का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, नेगेटिव में भी, और सो एज हमेशा नेगेटिव। और दूसरा, अगर ये वाला एरर ना हो ना, तो दूसरा क्या चीज याद रखना है कि एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आ गया ना, उसका डिग्री हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चाहे पॉजिटिव सेंटेंस नहीं, पॉजिटिव डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहता है एज और सो एज के बीच में। आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों? क्योंकि एज और सो एज से क्या करते हैं, एज और सो एज से हम कंपैरिजन करते हैं दो व्यक्ति के बीच में। तो कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री चाहिए ना, लेकिन हम कंपैरेटिव डिग्री ना लगा के पॉजिटिव क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये एज और सो एज ये ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, ये दोनों कंजंक्शन ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है। तो इसके बीच फिर से कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव और एडवर्ब मत लगाना, पॉजिटिव लगाना। ठीक है, आप इसको मतलब साइड में कहीं लिख लीजिए। अब मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ।
थोड़ा सा एडजेक्टिव मुझे बताना पड़ा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है दिमाग में आएगा कि कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये वर्ड ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है एज और सो और, फिर से कंपैरिजन मत डालना, बीच में पॉजिटिव डाल। चलो कुछ क्वेश्चंस देती हूँ अब। पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ एज का यूज सही है, क्योंकि हम एज का यूज पॉजिटिव में भी करते हैं और नेगेटिव में भी करते हैं। सही है, यहाँ पे एज सही है, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा जा रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री नहीं बोल रही हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस। और ही इज नॉट एज टॉलर एज हिज ब्रदर। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि मैम यहाँ पे ना नॉट आया है तो हम यहाँ सो कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम नेगेटिव सेंटेंस में भी एज का यूज कर सकते हैं, ये याद रखना है। ये सेंटेंस पॉजिटिव है और ये सेंटेंस नेगेटिव है, और हम एज का यूज पॉजिटिव में भी कर सकते हैं और एज का यूज नेगेटिव में भी कर सकते हैं। इसमें सो करने की जरूरत नहीं है। सो एज तो नेगेटिव में यूज होता ही है, सो एज तो नेगेटिव में यूज होता है, बट हम एज का भी तो नेगेटिव में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ना एज को सो में मत बदलना। हम एज का सो एज तो नेगेटिव में यूज होता ही है, बट एज भी नेगेटिव में यूज होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एज सही है। गलती कहाँ पे, कंजंक्शन वाला एरर नहीं है, गलती यहाँ पे कि एज के बीच, एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहा है ना, तो उसके बीच का एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री आया। कल 1 बजे के बैच में मैंने बहुत सारा सेंटेंस ऐसा करवाया था, उसी तरह एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगाना। अब नीचे वाला देखो, ये तो सही है, सो एज के बीच में एडजेक्टिव तो सही है, रिस्पेक्टफुल एडजेक्टिव है ना, और ये रिस्पेक्टफुल एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री, और एज के सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आता ही है। लेकिन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सो एज गलत है, क्योंकि हम सो एज का यूज निगेटिव में करते हैं, बट ये सेंटेंस तो पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ पे एज लगेगा। तो गलती किसी की भी हो सकती है, कभी कभी एडजेक्टिव सही रखेंगे, ये गलत कर देंगे, और कभी कभी ये कंजंक्शन सही होता है, बीच का कंपेरेटिव डिग्री लगा के दे दे। ओके, सो नहीं आएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा एज का यूज करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में दोनों यूज हो सकता है, एज भी और सो एज भी। कंजंक्शन को ऐसा पढ़ना है ना, कंजंक्शन को ऐसा पढ़ना है कि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ गया, नोट्स मतलब सॉरी क्लोज टेस्ट में आ गया। अभी मैं बहुत सारा क्वेश्चंस ढूंढूंगी डिफिकल्ट वाला, जो इस साल कंफ्यूज करने वाला आया था, और साथ में करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट, हाँ चलो बताओ। These days job opportunities are not as better as they used to be before. इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटीज इतने अच्छे नहीं है जैसा पहला हुआ करते। अब बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ पे नॉट देख लेंगे और लेंगे नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में तो सो एज यूज करेंगे, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में सो एज यूज करेंगे, बट हम नेगेटिव सेंटेंस में एज भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव में दोनों होगा, बट पॉजिटिव में सिर्फ एज। अब देखो एरर दूसरा है, एज और एज के बीच में अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रहा है ना, तो वो पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए, बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्ट। ही इज एज वाइजर एज हिज ब्रदर, तो ये सेंटेंस देखना, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री। ये वाला अभी मत लिखना, थर्ड वाला सेंटेंस को मत लिखिएगा, मैं 3 सेंटेंस एक साथ लिखूंगी, वहां पे लिखना। थर्ड सेंटेंस कॉपी मत करना।
लिख लिया सबने? अब 3 सेंटेंस को मैं एक साथ लिखूं। दो लिखा था ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ही इज एज वाइज इफ नॉट वाइजर देन हिज ब्रदर। इसको हम लोग फिर से एडजेक्टिव चैप्टर में भी पढ़ लेंगे, 4th वाला। ही इज एज वाइज एज if not wiser। ये वाला आपके 2 साल पहले मेंस में आया था। He is as wiser as if not wiser than his brother। तीनों सेंटेंस को कॉपी करिए, इंपॉर्टेंट है। He is as wise as if not more wiser। कॉपी करके डन बोलिए, स्पीड बढ़ाना है। फिफ्थ क्लास में मैं कंजंक्शन को करीब करीब खत्म ही कर देती हूँ, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है टाइम। चलो कोई बात नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। लिख के डन बोलिएगा। ओके, तीनों सेंटेंस अभी रॉन्ग है, डन हो गया। अभी तीनों सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। अब देखते हैं पहला सेंटेंस क्यों रॉन्ग है, दूसरा क्यों रॉन्ग है, तीसरा क्यों रॉन्ग। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन है ही इज एज वाइज। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है उसके और उसके भाई के बीच में। भाई की तरह समझदार है। इफ मतलब अगर भाई से ज्यादा समझदार नहीं है बट फिर भी भाई की तरह समझदार है, मतलब भाई के बराबर है, भाई से ज्यादा नहीं है। अगर भाई से ज्यादा नहीं है समझदार तो फिर उसके बराबर है। पहला सेंटेंस इसलिए रॉन्ग है ना, कभी भी एक एज से कंपैरिजन नहीं होता है। उसके और उसके भाई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, कंपैरिजन के लिए 2 एज चाहिए, तो यहाँ पे आपको एज लगाना था। अब ये करेक्ट हो गया। अब दूसरा तो 2 एज लगा है, लेकिन एज के बीच में कंपैरेटिव नहीं आता है ना, पॉजिटिव आता, पॉजिटिव। और तीसरा यहाँ पे एज और एज है और पॉजिटिव डिग्री भी आया, ये भी सही है। यहाँ पे गलती है, जब वाइज का ऑलरेडी ईआर लगा के कंपैरेटिव बन ही रहा है, फिर से मोर मत लगाना, मोर नहीं लगाना। देखो कुछ का हम ईआर लगा के बनाते हैं ना, जैसे स्मार्ट, स्मार्ट का कंपैरेटिव होता है स्मार्टर, ठीक है। वाइज का वाइजर होता है, ईआर लगा के बनाते हैं। लेकिन जिसका ईआर लगा के नहीं बनता है हम उसमें मोर लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुलर नहीं होता है तो ब्यूटीफुलर का हम क्या लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंटर नहीं होता है, इसको मैं एडजेक्टिव में आपको पढ़ाऊंगी, मोर इंटेलिजेंट होता है। तो वाइज का जब ईआर, वाइज का ईआर लगा के कंपैरेटिव बन ही रहा है तो फिर से मोर लगा के कंपैरेटिव क्यों बनाओ। मोर तो हम ये सब में लगा। तीनों सेंटेंस अभी रॉन्ग, ठीक है। ओके, तो एज से ऐसा वाला एरर आता है। अगर कोई एडजेक्टिव भी आ गया, एडवर्ब भी आ गया, अगर ऐसा आ गया, ही इज, जैसे मैंने लिखा ही इज एज स्लो एज हिज ब्रदर, भाई की तरह स्लो है, तो ये सेंटेंस तो करेक्ट है,
कंपैरिजन हो रहा है, ये कंपैरिजन हो रहा है उसके और उसके भाई में, नाउन प्रोनाउन है, और नाउन प्रोनाउन के कंपैरिजन के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और एज के बीच में एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का रहेगा, स्लोअर नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री का रहेगा। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, ही वॉक्स एज स्लोली एज हिज ब्रदर, भाई की तरह स्लोली वॉक करता है, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे आपने एडवर्ब क्यों डाला, एज के बीच में यहाँ पे आपने एडवर्ब क्यों डाला, यहाँ आपने एडजेक्टिव डाला, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन ही और उसके भाई के बीच हो रहा है, और नाउन प्रोनाउन का कंपैरिजन करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। बट यहाँ ही और उसके भाई का कंपैरिजन किस चीज को लेकर हो रहा, वॉक्स को लेकर। ही जो है अपने भाई की तरह धीरे धीरे वॉक करता है, तो वॉक्स वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, और एज से हम एडवर्ब का भी कंपैरिजन करते हैं, और कैसा एडवर्ब, पॉजिटिव डिग्री, मोर स्लोली नहीं लगा, पॉजिटिव डिग्री। इफ के साथ हम नॉट लगा सकते, अनटिल अनलेस के साथ नहीं लगा। हो सकता है एग्जाम में ऐसा एरर दे दे, ही वॉक्स एज स्लो एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पे गड़बड़ी दूसरा है, क्योंकि यहाँ स्लो एडजेक्टिव है, हमें एडजेक्टिव की थोड़ी विशेषता बतानी, एडजेक्टिव थोड़ी चाहिए, हमें तो वॉक्स की बतानी है, और वॉक्स वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब चाहिए, और पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब है। ओके, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ये कहानी थी एज और सो एज वाली, इसके अलावा कोई दूसरा एरर नहीं आने वाला। अरे एरर तो आप लोगों को सब पता होता है, असली क्या होता है ना, जब टीचर पढ़ाते हैं तो उस समय तो आपको सब समझ में आ जाता है। असली प्रॉब्लम होता है जब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है ना, तो पता लगाना कि क्या ये क्वेश्चन में इसी चीज का एरर है, ये भी इम्प्रूव हो जाता है, इसमें भी आप एक्सपर्ट हो जाओगे, भर भर के प्रैक्टिस होगा, एक्सपर्ट हो जाओगे। ये भी हो गया, ये सब ना, हाँ ये सब एज सिंस, ये वाला सेंटेंस ही करना था, ये दिया था मैंने, ये करवा दिया मैंने। अब आ जाओ, एक और वर्ड याद रखना, नाइन्थ वाला जो है, नाइन्थ वाला रूल में, एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्या करते हैं ना, द रीजन वर्ड के साथ, द रीजन वर्ड के साथ बिकॉज कंजंक्शन लगा के दे देते हैं, गलत है। द रीजन वर्ड के साथ बिकॉज कंजंक्शन लगा के दे देंगे, क्योंकि द रीजन ऑलरेडी कारण बता ही रहा है, द रीजन ऑलरेडी कारण बता रहा है, और बिकॉज भी कारण बता रहा है, तो द रीजन के साथ बिकॉज मत लगाना, गलत कंजंक्शन। द रीजन के साथ कौन सा कंजंक्शन लगाओ, द रीजन के साथ दैट कंजंक्शन लगाओ, दैट भी कंजंक्शन। द रीजन के साथ बिकॉज कंजंक्शन गलत है, डैट लगाना। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी करते हैं, द रीजन के साथ ड्यू टू लगा देते, ड्यू टू एक प्रेपोजिशन है, द रीजन के साथ कभी कभी वो भी लगा देते, ओइंग टू, ओइंग टू, ये सब ओइंग टू, ड्यू टू, ये सब प्रेपोजिशन है, और ये भी कारण ही बताता है, कारण बताता है। तो आपको क्या करना है कि द रीजन के साथ ड्यू टू मत लगाना, ठीक है, क्योंकि, और द रीजन के साथ ओइंग टू भी मत लगाना, क्योंकि ये भी रीजन ही बताता है। ओके, और द रीजन के साथ बिकॉज भी मत लगाना, दैट लगाना। कहने का मतलब है कि द रीजन के साथ बिकॉज नहीं लगाना, ड्यू टू मत लगाना, दैट लगाना, और दैट एज अ कंजंक्शन, बिकॉज हटा के दैट लगाना। आप इसको लिख लो। एक चीज मुझे और भी बताना है इसमें,
द रीजन के साथ बिकॉज मत लगाना, ड्यू टू भी मत लगाना, क्योंकि दोनों कारण बता रहा है और द रीजन ऑलरेडी कारण बता रहा है, तो ये सब मत लगाना। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, द रीजन वाई ही फेल्ड, ये भी एग्जाम का फेवरेट एरर है। द रीजन वाई ही फेल्ड, ओके, द रीजन के साथ वाई आता है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। वॉज बिकॉज ही वॉज टू केयरलेस, इस कारण से फेल हो गया क्योंकि वो केयरलेस। द रीजन के साथ ना ये बिकॉज कंजंक्शन है और गलत कंजंक्शन लगा है। और ध्यान देना जरा, ये ड्यू टू प्रेपोजिशन है, ड्यू टू प्रेपोजिशन होता है और बिकॉज कंजंक्शन होता है। तो द रीजन के साथ हम बिकॉज कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। द रीजन के साथ कौन वाला कंजंक्शन आता है? दैट, दैट एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे। गलत कंजंक्शन लगा हुआ है, हमें करेक्ट करना है। यहां भी द रीजन के साथ ड्यू टू नहीं आएगा, ड्यू टू भी कारण बताता है। बट क्या हम यहाँ पे डैट लगा सकते हैं? अब मुझे बताना कि क्या, वैसे तो मैंने बताया कि द रीजन के साथ बिकॉज हटाकर, गलत कंजंक्शन लगाकर हटाकर सही कंजंक्शन लगाना। बट क्या हम यहाँ पे डैट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि गलत कंजंक्शन हटेगा तो इसके बदले कोई कंजंक्शन ही तो सही वाला लगेगा। लेकिन ये तो प्रेपोजिशन है, और कोई प्रेपोजिशन हटता है तो उसके बदले कंजंक्शन थोड़ी लगेगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना। जब ड्यू टू लगा है ना, बस हटा देना। द रीजन फॉर हिज फेलियर वॉज हिज केयरलेसनेस। ठीक है, तो जब भी ड्यू टू ओइंग टू हटाते हैं तो वहां डैट नहीं लगाते हैं, क्योंकि ड्यू टू ओइंग टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन हटेगा तो कंजंक्शन थोड़ी लगेगा। गलत कंजंक्शन हटेगा बिकॉज, तो सही कंजंक्शन लगेगा। बट इसके साथ कुछ भी मत लगाना, डैट मत लगाना। ठीक है, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड, अगेन यहाँ द रीजन के साथ गलत कंजंक्शन लगा है तो आप डैट लगा दें। लेकिन अगर ड्यू टू और ओइंग टू लगा है तो डैट मत लगा। वो सब क्या है? वो सब प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन हटता है तो कंजंक्शन नहीं लगेगा, कुछ भी मत लगाना। हो गया? द रीजन वाई ही फेल्ड वॉज दैट ही वॉज केयरलेस। दोनों एग्जाम्पल मत लिखना। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज दैट ही वो, बिकॉज हटा के डैट लिखना। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख लिया तो ये लिख सकते हो। प्रेपोजिशन हटेगा तो कंजंक्शन मत लगाना, सिर्फ प्रेपोजिशन हटा के छोड़। अब आ जाओ, और भी इंपॉर्टेंट कुछ कुछ। पहले मैं इजी इजी वाला सब करवा दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे। अब थोड़ा ध्यान से, सोच रही हूँ ना, इसमें मेरे को टाइम लगने वाला है। इसको पढ़ाते पढ़ाते तो यूट्यूब पे भी क्लास है, इस पर मेरे को टाइम लगना है। तो मैं सोच रही हूँ ना, पहले छोटा छोटा वाला करवा दूँ। नहीं, ये तो इजी है, लाइक और अनलाइक, वो इसमें टाइम लगेगा। मैं सोच रही हूँ पहले इसको करवा दूँ। हाँ, पहले इसको लिख लो, इसको लिख लो। ये सब कोरिलेटिव कंजंक्शन है, पेयर में यूज होता है। रैदर, रैदर से हम क्या करते हैं? रैदर में हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, रैदर के साथ, अदर के साथ, नो अदर के साथ एग्जाम में बट लगा के दे देते हैं, तो इसके साथ दैन आता है। दैन, पहले आप इसको लिखिए। आप पहले इसको लिखो, और एक नीचे और लिख लो यहीं पे। यहीं पे आप और लिख लीजिए, नथिंग के साथ, नथिंग के साथ, नथिंग एल्स के साथ। एग्जाम में दैन लगा के दे देते हैं, बट आता है बट। उल्टा है, दोनों को एक साथ लिखे। रैदर के साथ, अदर के साथ, नो अदर के साथ दैन आएगा। ठीक है, ये सब के साथ हम दैन लगाते हैं, और ये सब के साथ हम बट लगाते हैं, बट कंजंक्शन। दैन लगा के एग्जाम में देंगे, बट लगाना।
समुद्र मंथन का बैच है 1 बजे। जो बच्चे हमारे नए हैं ना, जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए हैं, तो ग्रामर का बैच तो आपका चल ही रहा है। ग्रामर का बैच चलता है सुबह 9:30 बजे। और आपको नए वाले स्टूडेंट्स को ग्रामर के बैच में भी आना है, और 1 बजे मंडे में, वेंसडे में और फ्राइडे में समुद्र मंथन का बैच चलेगा। समुद्र मंथन का बैच वो कैप का बैच, ये इसमें भी आना है। ये वो कैप का बैच है। और ट्यूसडे और थर्सडे में इस बैच में क्लोज टेस्ट, PQRS वो सब होता है। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं, आपको तीनों बैच मिला है ना, जिन्होंने अचीवर्स 5.0 खरीदा है, आपको 3 बैच मिला है। ग्रामर भी मिला है, वो कैप भी है। वो कैप आपको मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आना, और प्रैक्टिस के लिए क्लोज टेस्ट, PQRS का थर्सडे और वो सब आना। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। यही वाला एल्स और नथिंग एल्स के साथ याद रखना है, जैसे मैथ्स का फॉर्मूला याद रहते हो ना, वैसे ही याद रखना है। एल्स और नथिंग एल्स के साथ दैन लगा के दे देते हैं, बट होता है। और अदर या नो अदर के साथ बट लगा के आता है दैन। ये सब याद रखना होगा। बताओ, आई हैव नो अदर क्लेम बट हिज वेल्थ। मेरे पास संपत्ति के अलावा दावा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो देखो, नो अदर के साथ क्या आता है? नो अदर के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है? नो अदर के साथ बट नहीं आता। नो अदर के साथ तो दैन आता है, दैन। उसी तरह आई वुड रादर हैव, मेरे को बॉल नहीं चाहिए, मेरे को बैट चाहिए। बॉल की जगह मेरे को बैट चाहिए। और रादर के साथ और नहीं लगाते, रादर के साथ भी दैन। ये पेयर में लगने वाला कंजंक्शन तो थोड़ा याद रखना होगा ना। ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स, उसको शांति, पीस के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एल्स के साथ अकेला एल्स आ गया, अकेला अच्छा, ये एक मिनट, सॉरी, मैंने नथिंग लिखा, एक एल्स वहां पे ऐसा लिख दिया था ना, शायद मैंने गलती से नथिंग लिख दिया था ना। नथिंग और नथिंग एल्स के साथ ऐसा कुछ लगा दिया था। तो आप ना नथिंग मत करना, यहाँ पे एल्स करना, एल्स। इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। एल्स के साथ, नथिंग एल्स के साथ बट आता है। वैसे हम अकेले नथिंग के साथ भी बट लगा देते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नथिंग भी अगर लिखे हो ना, वहाँ नथिंग बट सम बुक्स वर अवेलेबल, वो भी सही है, बट आता है। ये वहां पे एल्स लिखना, एग्जाम में एल्स वर्ड या नथिंग एल्स के साथ बट आता है। तो यहाँ भी वही वाला था, ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स बट पीस। इट इज नथिंग एल्स, ये कुछ और चीज नहीं है, बल्कि उसका घमंड है जो उसको ऐसी चीजें बोलने पे मजबूर कर रहा है। नथिंग एल्स के साथ भी एग्जाम में दैन लगा के देंगे, बट लगाना, और रादर के साथ बट या कुछ भी लगा के दे देंगे, दैन लगाना। लिख लीजिए इसको। अननेसेसरी ना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके ना डिस्ट्रैक्ट करते हो। ज्यादा कमेंट्स करेंगे तो एक दिन कमेंट बॉक्स को ऑफ कर दूंगी, लेकिन ऑफ नहीं करती हूँ, कुछ बच्चों का जेन्युइन डाउट्स रहता है, तो डाउट बताना रहता है। कब क्या करे, स्ट्रैटेजी क्या करे, मतलब स्ट्रैटेजी तो अगर किसी को बैच कैसे करना, आप 31 जनवरी को, मैंने 31 जनवरी वाले बैच में जाना। जो बच्चे हमारे नए हैं, बार बार हर दिन बोलना पॉसिबल नहीं होता है ना, तो जो बच्चों ने अभी तुरंत बैच को खरीदा है, वो 31 जनवरी वाले डेट पे जाना, और सुबह 9:30 बजे वाले बैच में, ग्रामर के बैच में। मैंने उस दिन पूरा आधा घंटा लिया था आपको समझाने के लिए कि बैच को कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो 31 जनवरी के बैच को देखना, ओके। 31 जनवरी के बैच में शुरू में ही मैंने आधे घंटे में सब चीज बता दिया है, वहां देख लीजिए। तो अभी यहीं तक रखते हैं। बार बार एक ही चीज को कर करके क्वेश्चन, मतलब बैच को डिले होता है। आपका जो पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड कोई डाउट है, पढ़ाई से रिलेटेड, वो सब पूछो, लेकिन एक ही चीज बार बार पूछ रहे हो सब। सेकंड वाला देखो भाई, अदर के साथ दिख रहा है ना, अदर वर्ड आ गया, नो अदर वर्ड आ गया। बताओ कि इसमें क्या चीज था समझने का, जो इतना बार बार आप लोग पूछ रहे हो। अदर वर्ड आ गया, नो अदर आ गया, अदर आ गया है, ये तो
ये तो पेयर में लगता है। पेयर में कौन सा कंजंक्शन लगता है? देन। किसी को पूछ रहे हो बार बार, एल्स और नथिंग एल्स के साथ बट लगता है, जोड़े में कंजंक्शन है, ये रूल है। क्यों लगता है, अब ये नहीं बोलना है कि मैम नीदर के साथ नॉर क्यों लगता है, इधर के साथ और क्यों लगता है, ये सब पेयर वाला कंजंक्शन है, ऐसे ही होता है। तो क्या था, नो अदर के साथ देन लगा दो, रादर आया है उसके साथ भी देन लगा दीजिए, और एल्स और नथिंग एल्स के साथ बट। तो इसमें क्या है मतलब था, जहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है वहां बहुत सारा चीज समझने को है। क्या लिखा है, वोकैब की क्लास 5 बजे मेंशन्ड है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वोकैब की क्लास 1 बजे से है। वोकैब की क्लास 1 बजे से है ना, 5 बजे से का, एक बार चेक कर लेना तो। ठीक है, वोकैब की क्लास 1 बजे से, 5 बजे से कहीं गलती से तो नहीं डाल दिया, 1 बजे से, 1 बजे से ही होगा। और तब थोड़ा सा बार बार मैं एक ही चीज बोलती हूँ, 1 बजे से है ना, 1 बजे ही, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आज वो कैब में किसका टेस्ट होगा, आज वो कैब में एक्सिजुअस वर्ड बता ही देती हूँ क्लास के लास्ट में, इसका टेस्ट, एक्सिजुअस का टेस्ट। एक्सिजुअस का मतलब होता है शॉर्टेज, इसका टेस्ट है, ठीक है। कुछ भी, हाँ 1 बजे से ही है ना। हाँ यूट्यूब पे मैं आज अनाउंसमेंट करूंगी, 1 बजे ही है, चलो ठीक है यहीं पे रहने दो। यूट्यूब पे क्या क्या स्ट्रेटेजी होगा कल इसको करेंगे, ठीक है। कंजंक्शन में ना मेरे को बहुत स्लो कर दे रहे हो आप लोग, चलो कोई बात नहीं है। जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं ना, जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, बस आप 31 जनवरी का क्लास देखना, 31 जनवरी का 1 बजे वाला क्लास नहीं, सुबह 9:30 बजे वाला, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ओके, वो एक बार देख लीजिएगा। अब हमारी क्लास मंडे को होगी,